हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम्स, मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक स्फेरिकल मिरर। So spherical mirrors are those type of mirrors whose reflecting surfaces, जिनका reflecting surfaces कैसा होता है, spherical होता है। ऐसे मिरर्स को हम spherical mirror बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है spherical mirror का। अब अगर हम बात करें spherical mirror की, तो एक स्फीयर रहता है, उसके पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कॉन्केव होता है, दूसरा पार्ट कॉन्वेक्स होता है। यही रहते हैं दो टाइप्स ऑफ मिरर। कॉन्केव मिरर जो रहता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो कहाँ रहता है, इनसाइड रहता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो कहाँ रहता है, आउटवर्ड रहता है। हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड है और कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होता है। स्पून जो आपका डेली लाइफ एग्जांपल है, ये वाला जो पार्ट है आपका कैसे रिएक्ट करता है, कॉन्केव मिरर की तरह। यहाँ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ट्स होता है और आउटवर्ड्स वाले की बात करें वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का मिरर है वो है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो बेसिक डिफरेंस है, कॉन्केव मिरर क्या होगा, कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ रहता है, इनवर्ट्स रहता है। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस इन कॉन्केव सरफेस फ्रॉम इनवर्ट्स डायरेक्शन। इस यहाँ जो रहेगा, यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी, स्टेप में लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है आपका, इनवर्ट्स डायरेक्शन में। और जो पॉलिश और कोटिंग होती है वो कहाँ रहती है, आउटवर्ड में। ये वाला पार्ट पूरा आपका पॉलिश्ड रहता है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, सो इन कॉन्वेक्स मिरर जस्ट अपोजिट एक्ट करेगा किसके, कॉन्केव मिरर के। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, आउटवर्ड्स में। और जो सिल्वर कोटिंग या पॉलिश सरफेस रहता है वो कहाँ रहता है, इधर इनवर्ट डायरेक्शन में। एक्चुअल में ये पूरा स्फेरिकल रहता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स रहता है, यहाँ इनवर्ट्स रहेगा पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड रहता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी जो बेसिक कंपैरिजन है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्केव मिरर का मीनिंग है, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ दो एग्जांपल देके रखे हैं, ये कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप देख सकते हो यहाँ रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, तो यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है, इनवर्ड। और कॉन्वेक्स मिरर में हम देख सकते हैं ये मिरर कंपेरिजन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहता है, आउटवर्ड रहता है। अब हम इसकी शेप की बात करें, तो कॉन्केव मिरर का जो शेप रहता है, इसमें जो पॉलिश्ड सरफेस जो हम लाइनिंग्स बनाते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश्ड सरफेस रहता है वो इनवर्ड रहता है। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर लाई करेगा, तो ये मिरर के फ्रंट में ही लाई करता है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये बिहाइंड द मिरर लाई करता है। ये आपका मिरर हो गया, ये आपका फोकस समवॉट इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, तो ये मिरर के पीछे लाई होता हुआ देखता है। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ इट्स नेचर, कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो इसका जो नेचर है कॉन्केव मिरर का, अगर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है कॉन्केव मिरर को तो वो कन्वर्ज होते दिखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर
सारी बीम ऑफ लाइट्स, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स हैं, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई दिख रही है, इसलिए इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, कन्वर्जिंग रहता है। और कॉन्वेक्स मिरर में हम देख सकते हैं जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं। अब हम देखेंगे ये सारी लाइट्स जो हो गई ये सब डाइवर्ज हो गई, तो इसलिए जो इसका नेचर रहता है वो कैसा रहता है, डाइवर्जिंग होता है। फिर ये फोकस से ऐसा अपीयर होता है, इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगता है ये फोकस से आ रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर रहेगा वो डाइवर्जिंग रहेगा और कॉनकेव मिरर का जो नेचर रहेगा वो कन्वर्जिंग रहेगा। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें, जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, मगर कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। अगर हम इसकी यूसेज की बात करें तो कॉनकेव मिरर का जो यूज है एज अ रिफ्लेक्टर इन प्रोजेक्टर्स यूज होता है, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स, इन सब में यूज होगा। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन कार्स एंड बाइक्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक। जो इमेज फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर से, उस इमेज का टाइप कैसा होता है, उस इमेज का साइज कैसा होता है, उस इमेज का एटीट्यूड मतलब वो इमेज कैसी दिखती है। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो दो टाइप रहते हैं इसमें, इमेज रियल भी हो सकती है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है। साइज इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का सेम साइज हो सकता है, ऑब्जेक्ट से साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है एनलार्ज, या उससे छोटा हो सकता है रिड्यूस्ड साइज। अगर हम एटीट्यूड की बात करें, इमेज अपराइट मीन्स इसको हम बोले तो सीधी बोल सकते हैं, इरेक्ट बोल सकते हैं। अगर जैसे एक कैंडल की बात करें तो अगर उसका फ्लेम अपवर्ड्स है तो जो इमेज, अगर इमेज में भी अगर फ्लेम अपवर्ड्स आ रही है तो उसको हम अपराइट बोलेंगे। इन्वर्टेड इमेज, इमेज डाउनवर्ड्स बोल सकते हैं। अगर फ्लेम अप साइड है तो इमेज में डाउन साइड देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। लेटरली इन्वर्टेड, जैसे हम लेफ्ट हैंड शो करते हैं मिरर में, अपना ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड शो कर रहे हैं तो मिरर में राइट हैंड शो होता है, यह अपना लेटरली इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल सी द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कई स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो उसको हम इस डिफरेंस के थ्रू समझेंगे। एक ऐसी इमेज जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, उस इमेज को हम रियल इमेज बोलेंगे। और जो इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। जो रियल इमेज है वो एक्चुअल जो फॉर्म हो रही है रियल इमेज, when the light rays actually meet after reflection, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेस एक्चुअली मीट हो रही हैं उसके कारण रियल इमेज फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेस डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, बट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम मिरर, ये मिरर से डाइवर्ज होने के बाद अपीयर टू मीट होती है। तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। रियल जो हम अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, तो जो रियल इमेज होगी तो हमेशा आप देखना वहां लिखा जाएगा रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। तो रियल हमेशा, जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी। इसका एक एग्जांपल्स है, इमेज फाउंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, इमेज ऑन द रेटिना ऑफ आई, ये सब रियल इमेज के एग्जांपल्स हैं। वर्चुअल इमेज जो भी प्लेन मिरर है उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज होगी। इसको आप वर्चुअल इमेज को और समझना है स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं, जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर दिखती है, मगर अगर हम उस मिरर के बाद 5 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रखें तो हमें वो इमेज वहां 5 मीटर की दूरी पर नहीं दिखेगी। तो ऐसी इमेजेस जो है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो पा रही हैं वो इमेज कैसी हो जाएंगी, आपकी वर्चुअल इमेज। आप यहाँ देख सकते हैं रियल, जो रियल इमेज है इट अपीयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच कुड बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ये मिरर के फ्रंट में ही अपीयर होती है और इसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जो वर्चुअल इमेज है ये अपीयर बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड अपीयर होती है।
अगर हम बात करें साइज, इमेज का जो साइज है, लेट्स सपोज ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है। अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज इससे बड़ा है तो हम टर्म यूज करेंगे एनलार्ज। अगर ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है तो हम इसको लिखेंगे रिड्यूस्ड या डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड भी बोलते हैं हम इस चीज को। अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम है तो हम सेम साइज ऑफ इमेज लिखेंगे। अगर हम नेचर और एटीट्यूड ऑफ इमेज देखें तो अपराइट इमेज मीन्स इरेक्ट इमेज रहेगी, जैसे राइट साइड अप बोलते हैं इसको। अगर ये सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेटर्स मिरर लिखा हुआ है, अगर ये सेम एज इट इज आपको दिख रहा है इमेज में तो मीन्स ये अपराइट या इरेक्ट इमेज है। अगर ये उल्टा दिख रहा है आपको तो ये इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। इसको डाउन साइड डाउन भी बोला जाता है, अपसाइड डाउन बोला जाता है। अगर ये आपको लेफ्ट राइट वाली प्रॉपर्टी लेटरली इन्वर्टेड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेटरली इन्वर्शन, अगर ये कुछ इस फॉर्म में दिख रही है आपको तो ऐसी इमेज को हम लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट टर्म्स व्हिच वी हैव टू यूज इन मिरर। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं, कॉनकेव मिरर का डायग्राम है और ये कॉन्वेक्स मिरर का। तो अगर हम बात करें ये जो हमारा पार्ट है, ये डॉटेड लाइन से आप देख सकते हो, ये वाली जो चीज है ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और बाकी ये हम एज्यूम करते हैं पूरे स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट है ये। तो पार्ट ऑफ मिरर की बात करें वो अभी इतना ही है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा वो हमारा केवल इतना ही पार्ट है, और ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया जो ग्रे कलर से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इतना ही है, ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया, यहाँ बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। तो अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसका सेंटर है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इतना, इसका जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा? पोल। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है वो हमारा होगा पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। और ये जो पोल है ये लाई करेगा सरफेस ऑफ मिरर पे, ये जो मिरर है इसके सरफेस पर ही लाई करेगा पोल। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये जो पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जगह आप देख सकते हो ये जो डॉट मैंने लगाया है इस पूरे स्फीयर का सेंटर हुआ, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो है, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां जो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, पोल मिरर का पार्ट था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था उसका पार्ट था, मगर आप देख सकते हो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर के पार्ट में लाई नहीं कर रहा। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके आउटसाइड लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उसके फ्रंट में ही लाई करेगा। और आप देख सकते हो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसके फ्रंट में ही लाई करेगा। और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा आउटवर्ड्स है, इधर लाई नहीं करेगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ राइट करेगा? बिहाइंड द मिरर। सो इन कॉन्वेक्स मिरर इट विल लाई बिहाइंड द मिरर। आप देख सकते हो यहाँ हमारा लाइट रेज स्ट्राइक करेंगे, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के फ्रंट में नहीं है, मिरर के बिहाइंड है, मिरर के पीछे तरफ लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror is part is called your radius of curvature। तो अगर हम बात करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल, तो यहां जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे तो हम यहाँ ओरिजिन पोल को लेते हैं। तो अगर मैं पोल को ओरिजिन लूं, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ भी देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, पोल हमारा ओरिजिन हुआ, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जितना डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन, ये कि स्ट्रेट लाइन रहती है जो पास होती है कहाँ? फ्रॉम
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज पासिंग थ्रू पोल। अगर हमने वापस पोल को ओरिजिन लिया, पोल से ये पास होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे पोल से एक स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है, जो कहां से पास होते हुए जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल सी प्रिंसिपल फोकस। So rays which are parallel to principal axis falling on concave mirror meet or intersect at a point on principal axis. This point is called principal focus. तो अगर हमने अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे, वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं अभी मैं स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेलल लाइट्स रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर आते हुए दिखती है, आप यहां देख सकते हैं, ये पैरेलल लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये इस पॉइंट पर आते हुए दिखती है। तो ये सब जो पैरेलल लाइट्स हैं ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही हैं। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, कन्वर्जिंग रहता है। तो ये जब पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये जब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा फोकस है, ये सारी लाइट इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती दिख रही है, तो इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर पैरेलल रेस स्ट्राइक करा इसने मिरर को, मगर ये डाइवर्ज हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये सारी लाइट्स डाइवर्ज हो रही हैं, मगर यहाँ हम देखेंगे ये सारी जो लाइट्स हैं एक पॉइंट से, ऐसा लग रहा है ये इस पॉइंट से आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां से अपीयर होती हैं, इस पॉइंट से सारी लाइट्स आ रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो यहाँ जो हमारा फोकस हो जाएगा, और ये फोकस बिहाइंड द मिरर लाई करता है। सो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, सो द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ये सारी रिफ्लेक्टेड रेस, ये जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं आपकी, ये सारी रिफ्लेक्टेड रेस ऐसा लगता है एक पॉइंट से आ रहे हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, जो डिस्टेंस है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, मैंने कहा था आपको पहले भी, जो पोल है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। यहां भी आप देख सकते हो ये पोल है, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एपरेचर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायमीटर को, मींस ये पूरी चीज, ये और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग, ये जो ब्लू कलर है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, एपरेचर ऑफ मिरर। अब यहां एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर whose aperture is much smaller than the radius of curvature। मिरर जिसका जनरली जो थिकनेस और जो डायमीटर रहता है मिरर का, वो बहुत स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो जब भी जो थिकनेस और एपरेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत स्मॉल रहता है, उस केस में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, 2f। सो r will equal to 2f, means 2 times of focal length। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं यहां लिखूं, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, जो कि आपने सर्कल, नॉर्मली सर्कल में ही पढ़ा था, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक्ट ऐसे करता है डायमीटर की तरह, आप अज्यूम कर सकते हैं इसको। वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स यहां आप देखोगे ये एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है,
आप यहाँ जो देख सकते हो ये एक स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स है और जो पॉलिश सरफेस है वो आउटवर्ड्स है। आप देख सकते हो जो डार्क कलर दिख रहा है वो पॉलिश सरफेस है। तो हम जनरली एक लाइट से शो करते हैं, एक पैरेलल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है रेड कलर की, जो एक लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो ये एक रे की बात नहीं है, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे एक पैरेलल रेज आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ फिर फोकस से पास हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और ये अगर इसको अगर पूरा एक स्फीयर बनाया जाए, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जितना डिस्टेंस उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अगर वही चीज हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हुआ। ये जो रेड कलर की लाइट है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। हम देख सकते हो ऐसे बहुत सारी लाइट्स हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती दिख रही हैं आपको। अब यही सारी जो लाइट डाइवर्ज हो रही है, ये ऐसा अपीयर होता है, ये सब एक पॉइंट से पास होती हुई दिख रही है। ये की जो पॉइंट है यहाँ से ये लाइट पास होती हुई दिख रही है। तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सर, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना, ये थोड़ा एक 3D फॉर्म में एक मिरर बना है जो रिफ्लेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर है। पोल को हम यहाँ सेंटर में मार्क नहीं करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी हमारा ये है पूरा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली लाइन पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम यहाँ पोल मार्क करेंगे और वही पोल हमारा ओरिजिन रहता है। सो पोल से फोकल फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। पोल टू फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे और वही पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अवर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। तो इमेज फॉर्म जो होती है मिरर्स में, इसके कुछ रूल्स हैं। तो जो फर्स्ट रूल्स है, बेसिकली यहाँ 4 रूल्स हैं। अगर हम फर्स्ट रूल जो है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी स्टूडेंट्स? इट विल पास फ्रॉम फोकस। तो ये फोकस से पास हो जाएगी कॉनकेव मिरर में। और वहीं बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, इट अपीयर टू डाइवर्ज, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हो एक लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, ये लाइट ऊपर की तरफ चली गई है। मतलब देखोगे स्टूडेंट्स, ये लाइट यहाँ स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद यहाँ डाइवर्ज होती हुई चली गई। मगर हम देखेंगे अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये जो लाइट आती है, ये लाइट ऐसा लगता है एक पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। नाउ सेकंड रूल, अ रे विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर एक रे जो पास हो रही है कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये रे आई प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये प्रिंसिपल फोकस से रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख सकते हो ये जो रे है फिर ये पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल। सो अ रे विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वहीं बात करें अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की, so a ray which is passing through principal focus which will directed towards the principal focus of a convex mirror, means अगर एक रे
डायरेक्ट हो रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो यहाँ इस पॉइंट पर ये देखिए, आप देख सकते हो ये रे डायरेक्ट हो रही है कहाँ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, मगर इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, ये रे पैरेलल हो जाएगी। तो ये चीज जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपने देखा था स्टूडेंट्स, अगर रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, और यहां पर अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझ सकते हो स्टूडेंट्स, अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से, और अगर वो फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नाउ थर्ड रूल स्टूडेंट्स, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आप देख सकते हो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आपको देखेगी, तो इट विल रिट्रेस। इस केस को हम बोलते हैं रिट्रेस। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। वहीं हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे, अगर एक रे इट इज अपियरिंग दैट इट इज गोइंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप देख सकते हो इस एरो के थ्रू, यहाँ वो रे दिख रही है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस वो रिट्रेस हो जाएगी और सेम पाथ को फॉलो करेगी। ये हमारा थर्ड रूल है। नाउ फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर एक रे ऑफ लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है पोल पर, मींस एक रे ऑफ लाइट यहां से आई और वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है पोल पर, तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अब ये जो डायरेक्शन रहेगा वो हम कैसे बताएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे एक्ट करेगी, वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो ये हमारा नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल और जो रे आ रही थी उसके बीच में, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रे डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी पोल पर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर एक रे आई डायरेक्टली ये कहाँ स्ट्राइक हुई, इस पॉइंट पर, तो इस रे को एक्चुअली जाना इधर से था, मगर ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होने के बाद ये इस पाथ को फॉलो करेगी, और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ नॉर्मल। सो स्टूडेंट्स हमने 4 लॉज पढ़े हैं, टोटल 4 लॉज जो हैं। फर्स्ट लॉ जो है, अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास होगी फोकस से। सेकंड, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो हो जाएगी पैरेलल। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ के थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इट विल फॉलो द सेम पाथ, उसी पाथ में वो रिट्रेस हो जाएगी। अगर वो पोल पर स्ट्राइक करती है, जो कि फोर्थ लॉ है हमारा, अगर वो डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और किस डायरेक्शन में वो हम पता करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस केस में जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे एक्ट करती है, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो डिफरेंट केसेस जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के कारण हमारी इमेज की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, उस चीज को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो उस पॉइंट पर उसकी इमेज किस जगह बन रही है, उस चीज को हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। और जो इमेज ऑब्टेन हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इन 3 पैरामीटर्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले जो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो वो स्फेरिकल मिरर तो कुछ इतना ही है, ऑब्जेक्ट कहीं बहुत ज्यादा दूर रखा है इन्फिनिटी पे, जो कि इस मिरर में नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट आएगी, ये जब पैरेलल है प्रिंसिपल है, ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, अभी आपने देखा स्टूडेंट्स, इट विल पास फ्रॉम फोकस। सिमिलरली यहां से भी एक पैरेलल लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगा, फर्स्ट लॉ, पैरेलल लाइट विल पास थ्रू फोकस।
तो ये दोनों रे ऑफ लाइट्स कहाँ जाएंगी? फोकस से। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट तो मेरा कुछ चाहिए ए बी था, मगर क्या मुझे कुछ ए बी जैसा एक इमेज बनी? नहीं। तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको। और कैसी इमेज बनाएगा ये? रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल रे ऑफ इंटरसेक्शन के कारण, जो एक्चुअल रेस टकरा रही हैं उनके इंटरसेक्शन के कारण इमेज बन रही है, तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे इंफिनिटी से मिरर की तरफ लेके आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हमने देखा था ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। सेकंड केस में बियॉन्ड सी। सी क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी। ए, ये जो एरो है ये ए बता रहा है, और ये जो टेल है ये बी शो कर रही है। तो अब आप देखेंगे, अगर यहाँ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एरो से एक लाइट रे पास हुई जो कि पैरेलल है। फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स क्या होगा? ये अगर लाइट पैरेलल है तो कहां से पास होगी? ये फोकस से। तो इस पॉइंट फोकस से लाइट पास हो जाएगी। वैसे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को बताऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जा रही है तो वो क्या होगी? ये रिट्रेस हो जाएगी। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट जो था मेरा, ये पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट आ रही है, वो अपना पाथ सेम फॉलो करेगी, वापस रिट्रेस हो जाएगी, और जहां ये दोनों लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका यहाँ पॉइंट, यहाँ इमेज बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो इमेज है ये आप देख सकते हो ये इन्वर्टेड बनती है, बी डैश ए डैश, ना कि ए डैश बी डैश। एरो जो है वो आपका डाउनवर्ड्स रहेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और सेम साइड बन रही है ये, और इंटरसेक्शन ऑफ रेस के कारण बन रही है, ये इसलिए बनता है रियल इमेज कहलाती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, ऑब्जेक्ट कहां रखा था? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। प्रॉपर्टीज देखें अगर इमेज की, साइज कैसा है? छोटा है ऑब्जेक्ट से, सो इट इज डिमिनिश्ड। रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। और जब स्टूडेंट्स आप इस चीज को बनाओ, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर आपने फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर लेना मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो आपका डायग्राम एकदम एक्यूरेट बनेगा। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, अब उसको हम थोड़ा पास लेके आए थे, बियॉन्ड सी रखा था, अब उसको कहां रखेंगे हम? एट सी। सो इन थर्ड केस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो हम देखेंगे जब ये सी पर है तब इसकी इमेज कहां बन रही है। तो सबसे पहले एक लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो रही है। अगर लाइट, अब ये देखो यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास नहीं करा सकता। अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कराऊंगा तो यही रिट्रेस हो जाएगी, उसका कोई उससे टकराएगी नहीं वो। अगर आप यहाँ से बनाना चाह रहे हो तो वो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा, तो उससे बेटर है हम उस लाइट को हम फोकस से पास करेंगे। एक लाइट रे को हमने यहाँ पास कराया फोकस से, जब ये फोकस से पास होगी तो सेकेंड लॉ, अगर फोकस से पास है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ये इट विल बिकम पैरेलल, तो ये पैरेलल हो जाएगी। सो पहली वाली जो लाइट थी, अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट लाइट थी, फर्स्ट लाइट पैरेलल थी, पैरेलल होने के बाद ये क्या हो गई थी? फोकस से पास हो गई थी। सेकंड लाइट फोकस से आ रही थी, फोकस से आने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो गई थी? पैरेलल हो गई थी। और जहां ये टू रेस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो ये दोनों लाइट रेस जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हो गया आपका ए, और ये वाला पॉइंट हो गया, अब इसको हम लिखेंगे ए डैश और बी डैश। सो जो इमेज हम देखेंगे टोटली, ये इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, उल्टी इमेज दिख रही है, बी डैश ए डैश। सो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ये जो लाइट दोनों रेज हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, और ये जो जब हम इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एग्जैक्टली जो हमें इसकी इमेज की लोकेशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? सी पर। सो पोजीशन ऑफ इमेज भी यहाँ क्या होगा? एट सी। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें इमेज की, जो साइज ए बी का है
वही सेम साइज रहेगा यहाँ। इमेज कैसी बनेगी? रियल, दोनों रेस के इंटरसेक्शन के कारण बन रही है। इन्वर्टेड, ये इमेज इन्वर्ट रहेगी। जो फोर्थ केस है हमारा, अभी तक हम ऑब्जेक्ट सी पर लेके आ गए, अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और पास लेके आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। तो बिटवीन सी एंड एफ हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी। वापस एक लाइट यहां से पैरेलल गई। जब ये पैरेलल है तो फर्स्ट रूल, लाइट पैरेलल है तो क्या हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो गई। अगर सेकंड रूल, अगर लाइट फोकस से जा रही है तो फोकस से अगर पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सेकंड केस, अब आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट लाइट थी हमारी, जो रिफ्लेक्टेड फर्स्ट लाइट थी, फोकस से पास हुई थी, ये इसको हमने एक्सटेंड करा, इसको हमने एक्सटेंड करा, ये दोनों कहीं यहां जाकर मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट पे हम इमेज फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये जब इसको हम परपेंडिकुलर बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा आपका? बी डैश ए डैश। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, बिटवीन सी एंड एफ था, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज की पोजीशन कहां बन रही है? सी के बियॉन्ड बन रही है, तो इमेज पोजीशन विल बी बियॉन्ड सी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा साइज का इमेज बन रहा है तो ये एनलार्ज्ड है, रियल है, इंटरसेक्शन ऑफ रेस के कारण बन रहा है, इन्वर्टेड है, इमेज उल्टी बन रही है। तो ये 4 केसेस हैं कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को रखा है हमने फोकस पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस। इससे पहले हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में था, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो यहाँ से एक लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद फर्स्ट रूल अगेन क्या हो जाएगी? इट विल पास फ्रॉम फोकस। तो ये लाइट यहाँ फोकस से पास हो गई। वहीं अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट पास करूं, एक ये जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, और ये हमने पढ़ा था थर्ड लॉ, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगी? रिट्रेस हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों लाइट रेस को एक्सटेंड करेंगे तो जब भी हम इनको एक्सटेंड करेंगे ये कभी मिलते हुए नहीं दिखेंगी। वैसे ही हम बियॉन्ड मिरर पे भी अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल रहती है, तो ये लाइट रेस कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो हम यहाँ स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? इन्फिनिटी लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात करें, बहुत ही ज्यादा इमेज फॉर्म हो ही नहीं रही है, तो यहाँ जो इमेज की प्रॉपर्टी है वो कैसी रहती है? हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा एनलार्ज रहेगी। इमेज कैसी रहेगी? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये सेम साइड में ही होनी चाहिए थी इसको, बट ये इमेज क्या रहेगी? रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, अब हमने फोकस से और पास लेके आए, पोल की तरफ लेके आ रहे हैं, तो फोकस से हमने और इसको आगे लेके गए। अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन एफ एंड पी रखा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक लाइट रे जो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। आप देख सकते हो ये फोकस से पास हो गई। अगर मैं वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट को पास करूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस पे, इस पॉइंट पर, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये इस डायरेक्शन में तो कहीं मिलते हुए नहीं दिखेंगे। आप देख सकते हो जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा वी शेप जैसा बनता जाएगा। मगर अगर हम इसको बियॉन्ड मिरर एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों जो रेज हैं ये यहाँ कहीं स्ट्राइक होते हुए मीट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों मीट होंगे तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे आपका, ये पॉइंट हो गया हमारा ए डैश, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी डैश। तो ये जो इमेज है वो हो जाएगी आपकी ए डैश और बी डैश। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कैसे, कहाँ बनी? इट इज इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में, बिहाइंड मिरर फॉर्म होगी। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कैसा रहेगा? एनलार्ज इमेज। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बन रही है, तो ये एनलार्ज इमेज रहेगी। और इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल इमेज। ये एक्चुअल रेस को
इंटरसेक्ट होने के कारण नहीं बनी है, ये अपीयर टू मीट है, और ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ सेम, ये अपराइट इमेज है ए डैश बी डैश, ये इन्वर्टेड इमेज नहीं है, इसलिए ये कैसी रहेगी, इरेक्ट इमेज रहेगी। तो ये ए डैश बी डैश आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। और आपको यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 5 केस हैं उसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। और जब ये लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट जो रहता है एफ और पी के बीच में, यही एक केस है जहां पर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन हमारा वर्चुअल होता है। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में, अगर सपोज करो फोकल लेंथ आपको देके रखी है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपको बोला है ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल रखा हुआ है, मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ है, तो उसमें जो इमेज फॉर्मेशन रहेगी, वो इमेज फॉर्मेशन जो होगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट टाइप की इमेज रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केसेस थे, यहाँ टोटल 2 केस ही रहेंगे। अगर आपको 6 केसेस के अकॉर्डिंग भी बनाना है तो मगर फर्स्ट केस ही डिफरेंट रहता है, बाकी जो लास्ट 5 केसेस हैं वो सेम ही रहते हैं। तो जनरली कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस ही चलते हैं। तो फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग है। हम देखेंगे यहाँ जो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यहाँ स्ट्राइक करा मिरर को, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, ये पाथ फॉलो कर लेंगे। वैसे ही ये लाइट पैरेलल थी, पैरेलल होने के बाद ये डाइवर्ज हो गई, मगर इसमें भी हमने रूल फर्स्ट पढ़ा है, अगर लाइट पैरेलल है तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो हमने देखा था, ये एक पॉइंट से आते हुए दिखती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो हम पोजीशन ऑफ इमेज को हम जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं बिहाइंड द मिरर। तो आप देख सकते हो बिहाइंड द मिरर ही इसकी इमेज फॉर्मेशन रहती है। और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत ही स्मॉल साइज इमेज रहती है जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, वर्चुअल रहेगी, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज है, और ये इरेक्ट इमेज है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना, इस ऑब्जेक्ट को चाहो तो आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, या बियॉन्ड सी कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि जनरली अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां फोकस हमारा बिहाइंड द मिरर रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर रहता है। अगर आपने सपोज करो यहाँ भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो बियॉन्ड अगर आप केसेस लेना चाह रहे हो डिफरेंट 5-6 केसेस, तो यहाँ बिटवीन पी एंड एफ रखा, बिटवीन एफ एंड पी रखा, एट एफ रखा, एट सी रखा, तो सब में इमेज फॉर्मेशन यही होना है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज होकर निकल गई। अब इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो स्टूडेंट्स हमने थर्ड रूल में भी देखा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, मगर ये वापस रिट्रेस हो जाएगी, वापस इस पाथ को फॉलो कर लेगी। तो आप देख सकते हो अगर इस लाइट रे को मैं एक्सटेंड करूं जो कि प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगी, तो ये दोनों जो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट यहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए डैश। तो अब आप देख सकते हो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये साइज ऑफ इमेज है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल देते हैं यहाँ, जो इसलिए मैंने कहा बाकी जगह अगर आपको डिफरेंट केसेस लेने हैं तो भी उसमें आप बना के देखना, सब में ही सेम इमेज फॉर्मेशन ही होगी। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ इमेज हम दो लेते हैं, एट इंफिनिटी पहला वाला केस, तो उसमें भी जो इमेज फॉर्मेशन हम क्या लिखते हैं, बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर। यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, कहीं पर आप ऑब्जेक्ट रख लो, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ मिलेगी आपको, बिहाइंड द मिरर ही मिलेगी। उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये कैसी रहेगी, स्मॉल साइज रहेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड साइज रहेगा इसका। इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी, बिहाइंड मिरर फॉर्म हो रही है, और आप देख सकते हो ये इरेक्ट इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस रहते हैं टोटल, क्योंकि सब में इमेज फॉर्मेशन सेम रहता है बाकी के
केसेस है। जो फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा इन्फिनिटी, बाकी के जो 5 केसेस को मर्ज करके एक ही केस लिखा जाता है, उसमें रहता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। होप स्टूडेंट्स आपको ये रे डायग्राम्स क्लियर हुआ होगा। आप इन सारे रे डायग्राम्स की कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स है उसको एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स यहाँ हमने कंपैरिजन करा है पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। साइज, नेचर और पोजीशन। फर्स्ट हम देखेंगे कॉनकेव मिरर का। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ था इन्फिनिटी पे, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, फोकस पर इमेज बन रही थी। साइज क्या था इसका, चलो उससे पहले साइज से पहले हम इनके पोजीशंस को ही चेक कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। अगर वो बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी पर था तो एग्जैक्टली इमेज भी कहाँ बन रही थी, सी पर। अगर बिटवीन सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी इमेज बन रही थी। और ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। अगर बिटवीन पी एंड एफ, जो लास्ट सिक्स्थ केस था जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, जो एक लास्ट केस है उसी में केवल वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जब बिटवीन पी एंड एफ था तो बिहाइंड द मिरर बन रही थी। तो आप स्टूडेंट्स यहां देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज भी कहां बन रही है, सी पर। और अगर ऑब्जेक्ट, ये जो लास्ट केस है, पी और एफ के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये इसको याद करने के लिए आप चाहो तो इस ऑर्डर्स में भी याद कर सकते हो। अगर इमेज के साइज की बात करें, फर्स्ट केस जब इमेज फोकस पे बन रही थी, इमेज कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी थी, पॉइंट साइज भी बोलते हैं इसको। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड। सेकंड केस में जब बियॉन्ड सी था तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये छोटी थी इमेज, डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज भी सी पर भी बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी। नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो इमेज कैसी बन रही थी, एनलार्ज्ड। इमेज रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, हाईली एनलार्ज्ड। अब देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ मैंने हाईली एनलार्ज्ड यूज करा है क्योंकि यहाँ में दोनों लाइट कैसी थी, पैरेलल जा रही थी। ये हमें कहीं इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रही थी, ना बिहाइंड द मिरर ना सेम साइड ऑफ मिरर। तो इसलिए इमेज कैसी रहती है इसकी, हाईली एनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड। एनलार्ज्ड जो लास्ट केस है उसमें इमेज हमने देखा था ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी, एनलार्ज, मगर ये कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी। और यह इसका नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट। सो केवल जो सिक्स्थ केस है आपका, उसमें आपका नेचर रहेगा इमेज का वर्चुअल और इरेक्ट, कॉनकेव मिरर के लिए। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज देख सकते हो, जैसे धीरे धीरे जब हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे थे पोल के, तो इमेज का साइज बढ़ता जाता था। सबसे पहले जब इन्फिनिटी में तो बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड, और पास लेके आए, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ, फिर बड़ा हुआ, एनलार्ज हुआ, फिर और एनलार्ज हुआ, फिर हाईली एनलार्ज हुआ था जो फिफ्थ केस में, और जो लास्ट केस था हमारा उसमें बिहाइंड द मिरर एनलार्ज हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फर्स्ट केस जो था इसमें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज कहां बन रही थी, फोकस पर। इमेज का साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। इमेज कैसी थी, वर्चुअल इरेक्ट। ये आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो बिहाइंड द मिरर हो रहा था, तो उसका जो नेचर रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। सेकंड केस जो कि बाकी लास्ट 5 केसेस का मर्ज है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा, तो इस केस में इमेज की जो पोजीशन रहेगी, वो इमेज की पोजीशन रहेगी पोल और फोकस के बीच में, और इसको हम बिहाइंड द मिरर भी लिखते हैं। दोनों केसेस में जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इसीलिए इमेज कैसी रहती है, वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। और साइज ऑफ इमेज डिमिनिश रहेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज अवर साइन कन्वेंशन। आपको ये साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना है।
इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज यूज करोगे, इमेज की पोजीशन की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आपको प्लस लेना है, क्या माइनस लेना है, ये चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, ये जो राइट साइड जा रहा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट रहता है। अगर हम इस पोल को ओरिजिन ले, जो कि मैंने बताया था, पोल हमेशा क्या रहता है आपका, ओरिजिन रहता है। तो पोल से जब मैं राइट साइड में जाऊंगा तो सारे डिस्टेंसेस ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं पोल से लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो सारे डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। आपको उस चीज को, ये याद है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, x axis, this is y axis, this is positive x axis, this is negative x axis, this is positive y axis, this is negative y axis। तो अगर मैं इसको पोल समझूं ओरिजिन को, तो अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो सारे डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। अगर मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो y की वैल्यू कैसे रहती थी यहाँ, पॉजिटिव। नीचे जाते तो y की वैल्यू कैसे होती थी, नेगेटिव। सेम आप इसी चीज को समझ सकते हो, जब हम राइट साइड जाएंगे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। अगर हम पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ है हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ नेगेटिव। तो आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशंस आप अपने आप उसकी वैल्यूज पुट कर लोगे। बस ध्यान रखना, राइट साइड, पोल से राइट साइड सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली चीज नेगेटिव, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के लिए काम है। इस चीज को आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यू से रिप्रेजेंट होता है। अब जो ऑब्जेक्ट है हमेशा लेफ्ट साइड ही एज्यूम करा जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड है, तो अगर मैं पोल से लेफ्ट साइड जाऊं तो यू का डिस्टेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज भी लेफ्ट साइड ही फॉर्म होगी, तो वो भी कैसे होगी, लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम पोल से लेफ्ट साइड, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, अब यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है और वर्चुअल इमेज राइट साइड फॉर्म होगी, तो मैं पोल से कहा जा रहा हूँ, राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वर्चुअल इमेज के केस। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में कहाँ होती है, लेफ्ट साइड। तो मैं पोल से जब लेफ्ट साइड जाऊंगा फोकस की तरफ, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पोल से मैं लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज की हाइट, वापस अगर बात करें, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ फॉर्म होती है, तो जब इन्वर्टेड इमेज रहेगी तो एच की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर इरेक्ट इमेज जो कि रियल और इन्वर्टेड नहीं है, रियल और इन्वर्टेड के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो हाइट की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव। अगर वर्चुअल और इरेक्ट है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट मींस बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मींस सीधी इमेज है, तो सीधी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म हो रही है, तो उस केस में जो हाइट की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल, अब क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इसलिए यहाँ रियल वाली चीज नहीं आएगी। सो वर्चुअल इमेज पोल से मैं जब राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा तो वर्चुअल इमेज कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, अब यहाँ ध्यान रखना फोकल लेंथ कहाँ होती है, राइट हैंड साइड रहती है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जब मैं जाऊंगा पोल से फोकस की तरफ, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आपका बिहाइंड द मिरर लाई करता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज फॉर्म होगी कहीं, भले ही ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है मगर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है तो एच की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव।
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। तो आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के भी कई चीजें बता सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट करते हैं, या एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हो। एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, जिसको हम माइनस वी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है आपका, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन राइट माइनस वी अपॉन यू। वी क्या रहता है, इमेज का डिस्टेंस, यू क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज में हमेशा एम कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये पॉजिटिव आया कहां से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज में एच जो है, वर्चुअल और इरेक्ट जब इमेज फॉर्म होगी तो एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि एच हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब यहाँ डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव है। इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट में हमेशा इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहती है। तो वो भी हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहती है, पॉजिटिव। तो इसका जो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जो रेशियो रहता है वो हमेशा एम की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव की। अगर मैं रियल इमेज की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। रियल इमेज में रियल और इन्वर्टेड जो इमेज बनती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो यहाँ इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव हो जाती है। इसी रीजन से एम की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने लिखा है, अगर आपका एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसी रहेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर एम आपका नेगेटिव है तो इमेज कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब अगर बात करें, अगर एम की वैल्यू जो मैग्निफिकेशन रेशियो है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 कब होगी, अगर हम यहाँ देखें, अगर मेरा न्यूमरेटर, ये जो एच आई है, न्यूमरेटर अगर मेरा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, सपोज 3/2 है, तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही है, 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का साइज बड़ा है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू, मगर आप इस चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो आपका जो रेशियो मिलेगा मैग्निफिकेशन वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब भी ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं, इमेज इज बिगर। अगर एग्जैक्टली ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 है, इमेज की हाइट भी 2 है, तो सेम साइज है। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका इक्वल टू 1 है तो इमेज का साइज सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू मेरी छोटी हो गई, सपोज 2/3 हो गया है, सो 2/3 है, तो इमेज 2 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो रेशियो मिलेगा वो क्या हुआ, लेस देन 1 मिलेगा मुझे। तो लेस देन 1 अगर मुझे रेशियो मिल रहा है, मीन्स व्हाट, इमेज क्या है, स्मॉलर है किससे, ऑब्जेक्ट से। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो मेन चीज ध्यान रखना है, अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज बिगर है। एम एग्जैक्टली 1 है तो सेम साइज है। एम अगर लेस देन 1 है तो इमेज का साइज स्मॉल है। नाउ स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें, सो 1/v प्लस 1/u विल इक्वल टू व्हाट, 1/f। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f क्या रहता है, फोकल लेंथ। और ये सारे डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट पे मेजर करे जाते हैं, पोल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं। अब ये कॉन्वेक्स मिरर की टेबल हो गई, आपके कॉनकेव मिरर की टेबल। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की,
चूंकि हमारा यू से डिनोट होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है, तो चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, तो यू की वैल्यू हमेशा कहाँ होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो मुझे हमेशा पोल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो यू हमेशा मेरा क्या रहेगा? नेगेटिव। अगर मैं वी की बात करूं कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, तो जब बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है मतलब मुझे राइट साइड जाना है, तो हमेशा वी की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर मैं वही वी की बात करूं जो इमेज है कॉनकेव मिरर में, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर रियल और इन्वर्टेड है, अगर इमेज आपकी रियल है, रियल और इन्वर्टेड टाइप की इमेज है, तो वो इमेज लेफ्ट साइड ही फॉर्म होगी, तो आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर वर्चुअल और इरेक्ट है आपकी इमेज कॉनकेव के मिरर के केस में, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, तो आपको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? वी की पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड लाई करता है, तो मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अगर फोकल लेंथ बात करूं मैं कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा पोल से, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले एक जो न्यूमेरिकल है, एक ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स में ये चेक करना है क्या दिया हुआ है, लेंस है या मिरर। तो अभी हम मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिस्टिंग्विश करो मिरर है या लेंस। तो ये मिरर है, मिरर में किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपके माइंड में एक फिगर आ जाना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर का। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर नहीं, अब यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, यू क्या हो जाएगा आपका? -10, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है? लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स वाई यहाँ माइनस साइन, जो कि हमने साइन कन्वेंशन में भी देखा था। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर लाई करती है, तो हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? +15। और हमेशा आप गिवन वाली चीज सेपरेट लिख लें, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है वी की वैल्यू। तो अब जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, तो यहाँ v हमारे पास अननोन है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हमारे पास u की वैल्यू है? ये गिवन है। f की वैल्यू भी गिवन है। कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी आपको फोकल लेंथ निकालना आना चाहिए, उसका हाफ हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ। तो यहाँ तो फोकल लेंथ आपको डायरेक्टली दिख रही है, तो जस्ट हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये +1/u वहां जाके क्या हो जाएगा? -1/u, तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/f - 1/u। f की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 15, u की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 10। अब यहाँ देखना ये 10 कैसे हो गया? ये -10 था और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो u की वैल्यू अब यहाँ क्या हो गई? 10 हो गई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 30, फिर 15 को जब इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 1 ज़ा 2, 10 3 ज़ा 30, 3 × 1 3, तो 2 + 3 5/30, तो 5/30 को जब आप रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/6। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी करने के चक्कर में v की वैल्यू 1/6 ही लिखते हैं, मगर v की वैल्यू 1/6 नहीं आई है, ये 1/v की वैल्यू आई है 1/6। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, तो यहाँ v की वैल्यू आएगी आपकी 6। तो आपके पास अभी पोजीशन तो आ गई, मगर आपको नेचर बताना है इमेज का, क्या वो वर्चुअल इरेक्ट है, क्या वो रियल इन्वर्टेड है। तो वो हम कैसे बताएंगे? मैग्निफिकेशन से। अब यहाँ मैग्निफिकेशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, h' या HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो हाइट दी नहीं है, तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इमेज मैग्निफिकेशन का, -v/, तो हम यहाँ उस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन, ये वाला जो माइनस साइन है एज इट इज, v की वैल्यू अभी अभी क्या है? ये जस्ट हमने कैलकुलेट करी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी 6 सेंटीमीटर।
u क्या था -10, यहाँ मैंने पुट करा -10। आप देखोगे फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस था और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 0.6। तो जो आपका मैग्निफिकेशन आया वो क्या आया पॉजिटिव। तो हमने अभी साइन कन्वेंशन के बाद जब मैग्निफिकेशन पढ़ा था तो हमने मैग्निफिकेशन में देखा था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मींस अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपकी इमेज कैसी रहेगी वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। तो यहाँ नेचर क्या हो गया आपकी इमेज का वर्चुअल और इरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ देके रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। मिरर कैसा है कॉन्वेक्स है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहता है तो यू की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर लिख दी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है राइट हैंड साइड लाई करता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी +30। नाउ यू हैव टू फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से मैं क्या निकाल लूंगा फोकल लेंथ। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स द फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपको 30 देके रखिए, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। क्या हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है? यस हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है। क्या हमारे पास u की वैल्यू है? यहाँ हमारे पास u की वैल्यू भी। क्या हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। +1/u वहां जाके क्या हो जाएगा -1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू लिखी 15, u की वैल्यू लिखी 20, इसका एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 15 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 1 जा 4, 20 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 1 जा 3, 4 + 3 7। वापस स्टूडेंट्स मैंने बोला था यहाँ v की वैल्यू 7/60 नहीं आएगी, ये किसकी वैल्यू आई है 1/v की। 1/v की वैल्यू क्या है 7/60, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 60/7। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट कुछ 8.57 बी की वैल्यू आ जाती है। अब ये तो आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। अब आपको उसका नेचर भी फाइंड आउट करना है, तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस -v/u। जब हम यहाँ -v/u लगाएंगे ये माइनस साइन एज इट इज, v की वैल्यू अभी पॉजिटिव में आई है तो 8.57 लिख दी मैंने। u क्या था मेरा -20 था, -20। अब जब ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या प्लस, और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.428। तो अब आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इट मींस व्हाट, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल गई है मुझे, अब मुझे एक चीज और निकालनी थी साइज ऑफ इमेज, मींस मुझे हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। पोजीशन ऑफ इमेज तो मैंने निकाल ली थी v, पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी आपकी v थी। अब साइज ऑफ इमेज भी बतानी है, मतलब एच आई की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है h2/h1 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल होता है -v/u के इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो आप यहां देखोगे स्टूडेंट्स h2/h1 इक्वल टू, अब यहां मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, h2 तो मुझे निकालना है, h1 ये तो देके रखा था आपको 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो यहां मैंने 5 पुट कर दिया। ये किसके बराबर हो गया -v/u के, और -v/u क्या होता है ये भी मैग्निफिकेशन होता है, तो ये मैग्निफिकेशन ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो यहां मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कर दी। मतलब अगर आप इसको नॉर्मली समझो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको मैं hi/ho भी लिख सकता हूँ। मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैंने जस्ट कैलकुलेट करी थी, ये आई थी मेरे मैग्निफिकेशन की वैल्यू +0.248, तो यहाँ मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कर दी 0.428। h2 मींस हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देके रखा है, या जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको h2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो h2 की वैल्यू जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको h2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इमेज की जो हाइट है वो कितनी आ गई
plus 2.1. Now our next question is an object of size 7 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है 7 सेंटीमीटर और मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देके रखी है और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है. तो h की वैल्यू क्या होगी +7 विच इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. तो अब मिरर आपका कैसा है कॉनकेव मिरर. इस चीज का मैंने कहा था स्टूडेंट ध्यान रखना मिरर कैसा है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है. तो यहाँ कॉनकेव मिरर है और 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है. तो u की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव. तो u हो गया -27 सेंटीमीटर एट अ फोकल लेंथ ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर. अब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगी तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड. तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी -18. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image has to be obtained. Find the size nature of the image. तो हमें वापस इमेज का साइज बताना है और उसका नेचर बताना है. तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है. अब हम वापस मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमारे पास फोकल की वैल्यू है फोकल लेंथ की वैल्यू दे के रखिए यू की वैल्यू दे के रखिए. क्या आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो +1/u वहां जाके -1/u हो जाएगा. अब आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स -1/18. अब फोकल लेंथ क्या था मेरा -18 तो यहाँ माइनस साइन आ गया तो ये -1/18 हो गया. अब u भी नेगेटिव था और ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस साइन था तो माइनस माइनस फिर क्या हो गया प्लस हो गया 1/27. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -1/54. तो अब 1/v की वैल्यू आ गई है -1/54. तो v की वैल्यू क्या होगी -50. अब v नेगेटिव मींस व्हाट इमेज कहां बन रही है लेफ्ट हैंड साइड. तो अब आप इसी को देख के समझ सकते हो इमेज अगर नेगेटिव बन रही है इमेज डिस्टेंस जो है नेगेटिव है आपका इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इमेज बन रही है. तो जो इमेज रहेगी वो कैसी रहेगी रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी. तो चलो इस चीज को हम मैग्निफिकेशन से वेरीफाई कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया -v/u. माइनस तो फॉर्मूले का ये माइनस साइन एज इट इज रहा. v की वैल्यू फिर -54 u की वैल्यू भी माइनस थी तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा और ये माइनस साइन फिर यहाँ आ जाएगा. तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया -2. तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई. अब हमें एक चीज और निकालनी थी साइज भी निकालना था मतलब साइज ऑफ इमेज HI की वैल्यू भी निकालनी थी. अब अगर हम यहाँ देखेंगे जो हमने देखा था मैग्निफिकेशन जो रहता है वो HI/HO भी रहता है और मैग्निफिकेशन जस्ट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड -2. अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा HI हमें कैलकुलेट करना है इमेज का साइज. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखिए 7 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन था. तो यहाँ मैंने 7 पुट कर दी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -14. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई -14. अब ये -14 क्या बताएगा इमेज का साइज तो -14 है मगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड्स है मींस इमेज कैसी बन रही है रियल और इनवर्टेड. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ मिरर. अब हमने इतने सारे मिरर पढ़ लिए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर उसके सारे रे डायग्राम इसका यूज क्या होता है. सो द बेसिक यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिरर्स आर कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं फ्लैश लाइट्स के लिए. सो टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम्स. टेलीस्कोप टू कलेक्ट द लाइट फ्रॉम द डिस्टिंक्ट जो डिस्टिंक्ट सोर्सेज है हमारा इन्फिनिटी पे जो सोर्स है वहां से लाइट कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद उसको फोकस करने के लिए एक पॉइंट पर हम टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर्स का. कॉस्मेटिक मिरर्स में भी जो मिरर यूज होता है वो भी कैसा मिरर होता है कॉनकेव मिरर यूज होता है. यहाँ उसका यूज है एनलार्ज इमेज फॉर्म करने के लिए. हेडलाइट ऑफ कार्स टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट दैट कैन बी डायरेक्टेड टू लो बीम और अ हाई बीम. सो हाई बीम लो बीम में भी जो हेडलाइट्स में हम मिरर यूज कर रहे हैं वो भी कैसा मिरर होता है कॉनकेव मिरर यूज होता है. इसके अलावा भी कुछ कॉनकेव मिरर्स के यूजेस हैं जैसे कि हमने देखा था टेलीस्कोप में भी यूज हो रहा है. टेलीस्कोप में एक्चुअल में दोनों भी मिरर यूज होते हैं कॉनकेव मिरर भी यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर भी यूज होता है. तो जब हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं एक पॉइंट पे उसके लिए हमें कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ता है. टू प्रोड्यूस्ड मैग्नीफाइड इमेजेस जो मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर वो
शेविंग मिरर्स में भी यूज होता है, जैसे कॉस्मेटिक मिरर में यूज कर रहे हैं वैसे ही आप शेविंग मिरर्स में भी यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको लार्जर इमेज व्यू करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव मिरर का एग्जांपल है जो कि इमेजेस को एनलार्ज कर रहा है। तो हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं इमेजेस को एनलार्ज करने के लिए भी यूज करते हैं इस चीज के लिए। जैसे कि शेविंग मिरर्स हो गया आपका, कॉस्मेटिक मिरर्स हो गया, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो सब कॉनकेव मिरर्स ही यूज करेंगे। नाउ इफ विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, अपराइट इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली जो यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर का वो सिक्योरिटी पर्पज में, और जो एक्चुअल में यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट, जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से। तो हम रियर व्यू मिरर्स में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो व्हीकल मिरर्स रहते हैं वहाँ लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट्स आर मच क्लोजर एज दे अपीयर। तो वो जो मिरर है हमारा रियर व्यू मिरर वो कैसा है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेजेस फॉर्म होती है ताकि वो लार्ज एरिया कवर कर सके। तो यही रीजन है हम रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और ये जो अपराइट, वर्चुअल और लार्ज एरिया कवर कर रहा है ये सिक्योरिटी मिरर्स में भी यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। फिर यहाँ आप देख सकते हो एक कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू एक इमेज फॉर्मेशन बताया मैंने। एक ये रियल साइज है ऑब्जेक्ट का। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स वाई जो यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के रियर व्यू मिरर्स और सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होते हैं ये। होप स्टूडेंट्स आपको ये स्फेरिकल मिरर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, टाइप्स ऑफ मिरर जो कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप एक बार रे डायग्राम और जो न्यूमेरिकल्स हैं, खासकर मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन, इस चीज को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल और रे डायग्राम एक बार खुद से बना के देखो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के जो रे डायग्राम्स हैं, लेंस के न्यूमेरिकल, उसको स्टडी करेंगे।